हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव बनर्जी। आज आप लोग के सामने जो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसका इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब पढ़े थे। आज का टॉपिक मेन है कि फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो पूछा जाता है क्वेश्चन में। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्लास 12 के लिए मेन फोकस किया गया है। तो हम लोग का टॉपिक आज है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है आज, ठीक है। तो ये सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल लाया किसने? हेनरी फेयोल ने। हेनरी फेयोल जो है वो फ्रांस के रहने वाले थे। एमसीक्यू क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे। वो एक उद्योगपति थे, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छा काम करने के बाद, बहुत दिन अपना एक इंडस्ट्री को चलाने के बाद कुछ प्रिंसिपल्स निकाले। प्रिंसिपल इसलिए बनाया जाता है जिससे काम आसान हो, जिसको हम लोग अपने व्यवहार में ला सके। तो उन्होंने एक बुक लिखा जिस बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है। फिर उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिया और उसके अकॉर्डिंग फिर वो बोला कि मैनेजमेंट अगर आप कीजिएगा तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए। तो सबसे पहला इसमें है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि काम को बांट लेना। उनका मानना था कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं या कंपनीज होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में काम होता है। अगर उस जगह पे हम लोग उस काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो क्या होगा, सब अपना अपना काम करेगा और समय पे काम पूरा होगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क एक पहला प्रिंसिपल है। फिर आता अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों बोला गया, क्यों देना चाहिए, ये प्रिंसिपल क्यों बना? इसलिए बना कि अगर किसी आदमी को कोई चीज के लिए अथॉरिटी आप दे देते हैं तो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है। जैसे सोचिए, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उसमें बच्चा हमको फी देता है, तो हमको इस बात के लिए अथॉरिटी दिया कि आप हमको अच्छा रिजल्ट देके दिखाइए। अब उस जगह पे क्या हुआ, फी लेने की वजह से मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि उसका हम देख रेख करें, उसको अच्छा पढ़ाएं, ठीक है। तो कोई भी चीज का, उसी तरह कोई फर्म में अगर किसी काम के लिए किसी को अथॉरिटी दे दिया जाता है तो उस चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है, अकाउंटेबिलिटी भी होता है, ठीक है, जवाबदेही भी होता है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड इज डिसिप्लिन। हम लोग ऑलवेज घर में सुनते हैं डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मैनर में रहिए। डिसिप्लिन का मतलब शांत रहना या किसी का बात नजर झुकाकर सुनना ही नहीं होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है टाइम से काम को करना, सही काम को सही समय पे करना, ठीक है। अभी पढ़ने का टाइम है, आप खेलने चले गए तो ये डिसिप्लिन नहीं हुआ, लेकिन वही पढ़ने के टाइम में पढ़ना और खेलने के टाइम में खेलना डिसिप्लिन होता है, ठीक है। तो उसी तरह अगर कोई फर्म चलाना है, आपको डिसिप्लिन मैनर में काम करना बहुत जरूरी है। फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है, इसमें कहना ये चाहता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक ही आदमी अगर ऑर्डर करता है तो एम्प्लॉइज बहुत अच्छे ढंग से काम कर सकते, लेकिन अगर एक से ज्यादा ऑनर है और वो अलग अलग एक बार में बोलते हैं काम करने के लिए, तो फिर वो अप्रोच जो होता है वो गलत होता है, ठीक है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम में एक आदमी के द्वारा ही ऑर्डर करना चाहिए। तो उसी को कहते हैं हम लोग यूनिटी ऑफ कमांड। फिफ्थ इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, अगर सेम ऑब्जेक्टिव वाले लोग एक जगह काम कर रहे हैं तो उनको एक तरीके से काम को सिखाना चाहिए। मतलब ये नहीं एक ही काम को अलग अलग आदमी अलग अलग तरीके से बता रहा है, तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आपका काम भी नहीं होगा। तो हमेशा डायरेक्शन एक जैसा देना चाहिए। सिक्स्थ इज सबऑर्डिनेट्स ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब इसके अकॉर्डिंग कहना ये चाहता है कि एक पर्टिकुलर फर्म में अगर कोई एक आदमी किसी जगह काम कर रहा है तो उसका मेन सोच होना चाहिए कि किसी भी तरह से वो फर्म का भलाई हो। एक एग्जांपल देते हैं, सोचिए अगर आप एक फर्म में काम कर रहे हैं और आपका कोई घर का सदस्य उसी फर्म का रॉ मटेरियल बेचता हो जो कि मार्केट प्राइस से 2 रुपया ज्यादा ले रहा है, तो उस सिचुएशन में आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि फर्म को नुकसान ना हो। मतलब घर का भलाई के लिए आपको फर्म को नुकसान नहीं दिलाना है, यह आपका महत्व होना चाहिए फर्म के प्रति, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। फिर आता है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, जितना काम कर रहा है उसके आधार पर उसको पैसा भी देना चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी बैठा हुआ है, एक एम्प्लॉय बैठा हुआ है, दूसरा काम किए जा रहा है लेकिन दोनों को सेम सैलरी मिल रहा है। इससे क्या होगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मोटिवेट नहीं होगा, इंकरेज नहीं होगा जो आदमी अच्छा काम कर रहा है। तो जो जैसा काम कर रहा है उसके आधार पर उनको रेम्युनरेशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, अगर एक आदमी के पास पावर रहे तो उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। जब वही पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बढ़ जाए, तब उसको हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। फिर आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन एक इस तरह का एक फॉर्मेट होता है, डायग्राम है कि ए एक ऑनर है जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं,
बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उसके नीचे, इधर बी सी डी, इधर ई एफ जी। अब ये इनके नीचे काम कर रहा है, एक चेन से काम कर रहा है। मतलब अगर ए को डी से कुछ बात करना है या ए को जी से कुछ बात करना है तो उसके लिए सबसे पहले वो बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा, और इसमें ए ई को बोलेगा, ई एफ को बोलेगा, एफ जी को बोलेगा। इस तरह से काम को करता है। अगर इनको कुछ बात करना है तो ये पहले अपने ऊपर वाले को बोलेंगे, फिर इनके पास जाएंगे। तो ये हो गया क्या, एक ऑर्डर में अरेंज किया हुआ। लेकिन अगर सेम डिपार्टमेंट वाले एक दूसरे से बात करना चाहें तो उस सिचुएशन में सबसे पहले वो क्या करेंगे, उनसे बात करने के लिए परमिशन लेंगे अपने ऊपर वाले से। तो ये जो उसके बाद बात करेंगे, तो ये जो जगह होता है जहां पे बात होता है, इसको हम लोग कहते हैं गैंग प्लांक, समतल संपर्क। याद रखिएगा, ये आता है एमसीक्यू क्वेश्चन में। गैंग प्लांक नाम उसको कहते हैं हम लोग, जब सेम डिपार्टमेंट वाले एक साथ बात करते हैं, तो इसका इलेक्शन इसी को कहते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर। इस जगह ऑर्डर का मतलब ऑर्डर करना नहीं, कोई चीज मंगाना नहीं, मतलब जो जिस जगह पे रखा हुआ है सही जगह पे रखना, उसको कहते हैं ऑर्डर। तो कोई भी दुकान में सोचिए, कपड़ा दुकान है तो बहुत सारा साइज का कपड़ा रहता है। अब 36 वाला अगर 32 में रखाया जाए तो आपको दिक्कत होगा उसको खोजने में। तो अगर वो सेम मतलब साइज अगर 36 है और 34 वाला अगर खोजा जाए 36 में तो नहीं मिलेगा। तो सही जगह पे रखना जरूरी है। फिर आता है इक्विटी। इक्विटी मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। ये नहीं कि वो एम्प्लॉय है कम, मतलब नीचे है, लेबर का काम कर रहा है, उनके साथ आप गलत बिहेव कीजिएगा, और ऊंचा पोस्ट में जो उनके साथ अच्छा बिहेव, नहीं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार कीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मामा का बेटा है तो इसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, और एक एम्प्लॉय जिससे आपको कोई मतलब है उनके साथ आप गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उस टाइम वो एम्प्लॉय मन लगा काम नहीं करेगा। तो इसमें इक्विटी होना चाहिए। फिर आता है स्टेबिलिटी। ये जो होता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इसका मतलब होता है किसी भी फर्म में एक ऐसा एम्प्लॉय होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए रहे। क्योंकि अगर आप बार बार कोई इसको आप चेंज करते हैं, कोई भी एम्प्लॉयज को चेंज करते हैं, तो इससे क्या होगा, ट्रेनिंग में आपका एक्सपेंसिव वेस्टेज हो जाएगा। तो अगर एक आदमी स्टेबल रहे तो उसको सारा काम आता होगा और आपका काम कंटिन्यूअसली चलेगा, चाहे कोई एम्प्लॉय रहे या ना रहे। फिर आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है बोलने की क्षमता, मतलब पहल क्षमता, बोलने का अधिकार देना। ऑलवेज सबके मन में कुछ ना कुछ चलता है, तो वो सबका बात को सुनना और अपने अकॉर्डिंग काम को करना, ये अधिकार अगर आप देते हैं तो एम्प्लॉयज क्या होगा, खुशी से अपना काम और करेगा, क्योंकि उनको एक मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा, तो उससे वो मोटिवेट होंगे। तो इनिशिएटिव का होना चाहिए काम को चलाने के लिए। फिर आता है स्पिरिट द क्रॉप। स्पिरिट द क्रॉप का मतलब होता है कि किसी के साथ भी कभी भी कहीं पर भी कुछ भी काम करे, एक ग्रुप अगर काम कर रहा है तो कभी भी मैं की भावना ना हो कि मैं करूंगा, नहीं, हम करेंगे, मिलकर करेंगे, तब जाके आपका वो काम सफल होगा। तो यही 14 प्रिंसिपल्स है जो क्वेश्चन कभी कभी आता है, या तो 6 या 7 या ऑल प्रिंसिपल्स लिखने के लिए बोला जाता है। इससे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मे भी आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप अच्छा से आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको देखिए, फॉलो कीजिए। मेरे बहुत सारे वीडियोस अभी हम बनाएंगे, क्लास 12 के लिए भी, अभी 11th वाला एडमिशन लेने वाले उनके लिए भी बनाएंगे। अभी कुछ दिन जब तक कोचिंग्स नहीं खुलता है तो मैं ऑनलाइन क्लास इसी में दूंगा। और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अपने दोस्तों को बोलिए कि अगर जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो क्लासेस के लिए एडमिशन ओपन है हम लोग की कोचिंग में, बैनर्जी ट्यूटोरियल, जिसका पता है किशोरगंज चौक, एक्शन शोरूम का 1st फ्लोर। ठीक है, थैंक यू सो मच।